मैं आमंत्रित करता हूँ कि वो आएँ और अपना विचार रखें। इस कार्यक्रम में उपस्थित त्रिवेणी इंजीनियरिंग खतौली के यूनिट हेड्स डॉक्टर अशोक जी, GM राठी साहब और मंच पर हमारे सचिव साहब और अन्य अधिकारीगण और मेरे सम्मुख यहाँ बिल्कुल खेतों के बीच में उपस्थित सभी किसान भाइयों का मैं हृदय से स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। बहुत अच्छा आयोजन यहाँ आज किया गया और मुझे लगता है कि वैरायटी का भी प्रदर्शन किया गया है और साथ ही में वैरायटी से अच्छा आपके जो खेत हैं वो लगे हुए हैं। जहाँ से मैं मुड़ा वहाँ भी हमने देखा कि गेहूँ बो करके और उसमें ट्रेंच बना करके और फिर बुआई का किसान प्रबंध कर रहे हैं ताकि गन्ने की बुआई समय से की जा सके। आने वाले समय में गन्ने की खेती की जो लागत है इसको कम करने के लिए ये ज़रूरी हो गया है कि गन्ने की जो परंपरागत खेती थी 60 सेंटीमीटर पर गन्ना लगाने की, 70 सेंटीमीटर पर गन्ना लगाने की, उसको बदल करके और गन्ने की जो प्लांटिंग है वो 4.5 फीट, कम से कम 4.5 फीट की दूरी पर फरवरी के महीने में, मार्च के महीने में और इवन फर्स्ट वीक ऑफ अप्रैल तक लगाई जा सकती है। इससे आपकी खेती की लागत जहाँ एक और कम हो रही है, अगर मैकेनाइजेशन आप कर लेते हैं, उससे एक और फायदा है कि खेती से मेहनत करने के कारण, मेहनत लगने के कारण लोग खेती से हट रहे हैं। जो नई जनरेशन है वो गन्ने की खेती या कोई खेती करने में रुचि नहीं ले रही है क्योंकि उसमें ऑटोमेशन नहीं है। जैसी खेती हम कर रहे थे 50 साल पहले वैसे ही खेती आज भी कर रहे हैं। लेकिन अगर ट्रेंच से हम गन्ना लगाएं तो आप शुरुआत से देखें कि चाहे आपका शुरुआत में निराई का काम हो जिसमें बहुत सारी लेबर लग जाती है, फिर गुड़ाई का काम हो। हम कहते हैं कि अगर ट्रेंच आप लगाते हैं सहफसली लगाएं, सहफसली लगाएं किसान भाई, लेकिन लेबर की कास्ट इतनी बढ़ जा रही है उसके कारण नहीं लगा पाते हैं। लेकिन अगर ये दूरी आप बढ़ा लेते हैं तो निश्चित तौर से छोटे ट्रैक्टर के माध्यम से, पावर टिलर के माध्यम से, इवन जो हमारे बड़े ट्रैक्टर हैं, जब तक गन्ना बड़ा नहीं होता है तब तक वहाँ पर इंटरकल्चर ऑपरेशन यानी निराई गुड़ाई का काम, मिट्टी के चढ़ाने का काम कर सकते हैं। यही नहीं, पेड़ी गन्ने में हमने ये देखा, अभी डॉक्टर साहब बात कर रहे थे कि जो सॉइल हेल्थ है वो काफ़ी खराब है। अगर हम देखें तो अभी तक कमी थी नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास की, अब आयरन की कमी भी आ रही है, जिंक की कमी भी है, बहुतायत में है, कई जगहों पर कॉपर की कमी है। तो जब तक हम ज़मीन को नहीं सुधारेंगे, जो हमारी मृदा है जिसमें चाहे गन्ना हो चाहे गेहूँ हो पैदा होता है, तब तक हमारी खेती की लागत बढ़ती ही चली जाएगी। अभी केवल हम खेत में नाइट्रोजन डालते हैं, फास्फोरस डालते हैं, पोटाश डालते हैं, जिंक डालते हैं, उसकी लागत इतनी है और खेतों के लिए, पौधे के लिए 16 प्रकार के तत्व चाहिए। अगर सबकी कमी होने लगे, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन को छोड़ करके 13 तत्वों की और कमी हो जाए तो खेती की लागत बहुत बढ़ जाएगी, उसको करना मुश्किल होगा। तो ट्रेंच में एक और फायदा है कि जितना आपका पेड़ी का गन्ना है उसमें आप चाहें तो ढैंचा लगा करके 2 सालों तक ढैंचा लगा करके 40 दिन में अगर उसको पलट दें, 45 दिन में पलट दें, तो आपकी जो ऑर्गेनिक मैटर का कंटेंट है सॉइल का, वो जो अभी 0.3 से लेकर के 0.4, 0.5 ज़्यादा से ज़्यादा आ रहा है और इसको न्यून की श्रेणी में रखा जाता है। सॉइल हेल्थ कार्ड आपको मिले होंगे। तो इसको 3 साल के अंदर, एक स्टडी है, 3 साल के अंदर इसको बढ़ा करके 0.8% तक किया जा सकता है, जिसमें नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास और जो तत्व आपके कॉपर, आयरन, जिंक जिनकी कमी होती जा रही है, इनको आप फर्टिलाइज़र के रूप में अलग से आपको डालना नहीं पड़ेगा और खेती की लागत आपकी घटेगी। अभी उत्तर प्रदेश गन्ना शोध परिषद शाहजहाँपुर में और इधर पिछले वर्षों में तितावी में, रोहाना में हम लोगों ने, चूँकि गन्ने की हार्वेस्टिंग की कास्ट लगातार बढ़ती जा रही है, तो इसमें हार्वेस्टर लगाए गए और एक हार्वेस्टर का प्रदर्शन शाहजहाँपुर में कराया गया, जिसमें इस तरीके की व्यवस्था थी, आप लोगों ने भी देखा होगा कि गन्ने को हार्वेस्ट कर देते हैं, नीचे से काट देते हैं और काटने के बाद उसको इकट्ठा करके फिर एक मशीन में, जैसे चारा काटने की मशीन होती है, उसमें लगा करके फिर उसकी पत्तियाँ अलग करते हैं।
इस तरीके का उन्होंने प्रयास किया और फिर बंडल बना करके गन्ने की लोडिंग करते हैं। हालाँकि अभी हम लोग उस हार्वेस्टिंग मशीन से बहुत संतुष्ट नहीं है, चूँकि मैनुअल लेबर अब भी उसमें लग रहा है। लेकिन ये जो हार्वेस्टिंग मशीन अब तक बन रही हैं, उसमें सभी में यही लगभग प्रोविज़न है कि 4.5 फीट की दूरी और ट्रेंच में गन्ना लगाएँगे, तो आसानी से मशीन चल पाएगी। और ये जो ट्रेंच मेथड से गन्ना लगाने की बात है, ये आपके लिए बहुत अच्छी है इस वजह से कि हार्वेस्टिंग का जो ऑटोमेशन करना है वो हम कर लेंगे। चाहे इंटरकल्चर ऑपरेशन का ऑटोमेशन है उसको हम कर सकते हैं। गन्ने की क्वालिटी बेहतर है। अभी मैं पंजाब के किसान की बात सुन रहा था। उन्होंने गन्ना 2 लाइन लगाया 4 फीट पर और उसके बाद 8 फीट की जगह बीच में छोड़ी और 8 फीट की जगह छोड़ने के बाद वो लगातार करीब 8 बार उससे रैटून उस गन्ने से लगातार ले रहे हैं। यानी जहाँ पर किसान भाई गन्ने के अलावा दूसरी फसलें भी लगाना चाहते हैं, तो वो जब दूरी बढ़ा देते हैं तो लगा सकते हैं। लेकिन ये तभी कर सकते हैं जब इसको ट्रेंच मेथड में लगाएँ। हमने इस क्षेत्र में देखा और हमारे चीनी मिल के जो कार्यकर्ता हैं ये भी दिखाते हैं, प्रॉपर जो एक ट्रेंच का मेथड है, उसको एडॉप्ट करना बहुत ज़रूरी है। जब शुरुआत में आप ट्रेंच बनाते हैं, तो बिल्कुल सीधी ट्रेंच बननी चाहिए, गहरी जुताई हो, 30 से 35 सेंटीमीटर गहरी जुताई जब आप करेंगे, तभी 30 सेंटीमीटर गहरी आप ट्रेंच बना सकते हैं। इसके अलावा अगर आप चाहें कि उथली जुताई करके, रोटावेटर से जुताई करके और ट्रेंच आप बना दें, तो नहीं बना सकते हैं। बुवाई में ध्यान रखना है, जब ट्रेंच से आप गन्ने की बुवाई कर रहे हों, तो निश्चित तौर से ट्रेंच की गहराई 30 सेंटीमीटर हो। अभी बिडवी क्षेत्र में और इसका उल्टा मोरना क्षेत्र में छाछरी के गाँव हैं, वहाँ हमने देखा कि बिडवी में किसान ने गन्ना लगाया ट्रेंच से ही, लेकिन जो रेजर है, उसको खोल करके केवल दूरी बढ़ाई। और जो छाछरी के किसान हमारे ब्रजबीर राठी जी हैं, उन्होंने ट्रेंच से जो प्रॉपर ट्रेंच आती है 30 सेंटीमीटर गहरी ट्रेंच बनाई। उनके गन्ने की ग्रोथ में और जो केवल रेजर से बनाया गया था बहुत अंतर है। अगर उसमें टिल्डिंग 2 की है तो इसमें टिल्डिंग 8 और 10 की है। टिलर की हेल्थ अगर देखें यानी जो प्यात है उसकी मोटाई अच्छी है, गन्ने स्वस्थ हैं। तो मेरा कहने का मतलब है ट्रेंच की गहराई 30 सेंटीमीटर रखी जाए। नीचे खाद जो रासायनिक खादें हैं पहले उसको डाला जाए। 1 एकड़ के लिए सबसे अच्छी खाद जो फास्फोरस डालने के लिए है, वो सिंगल सुपर फास्फेट डालें। क्यों? क्योंकि इसमें सल्फर अपने आप मिल जाती है, कैल्शियम मिल जाता है और 1 एकड़ के लिए 200 किलोग्राम सल्फर यानी 4 बैग जो सिंगल सुपर फास्फेट है उसकी आवश्यकता रहती है और साथ ही में म्यूरेट ऑफ पोटाश बुआई के समय केवल 40 किलोग्राम और शुरुआत में 50 किलोग्राम यूरिया डालनी चाहिए नाली में और उसके बाद गन्ने के टुकड़े को डालें। 2 आँख के गन्ने के टुकड़े की बुआई की जानी चाहिए। कई जगहों पर किसान भाई 3 आँख के टुकड़े की बुआई कर देते हैं। आँख को बगैर देखे हुए बुआई कर देते हैं। आप सोचते हैं बाद में कि जमाव क्यों नहीं हुआ है? तो कई अगर नीचे का गन्ना आप बोएँगे तो उसकी बड डैमेज रहती है। कई बार आप देखेंगे ज़मीन में ही कीड़े रहते हैं, ज़मीन में फंगस रहता है, बैक्टीरिया रहता है, तो नीचे की बड जो आँखें होती हैं, उनके खराब होने की ज़्यादा संभावना रहती है। वैज्ञानिकों का, हम सभी का एक आपसे अनुरोध है कि गन्ना जब बोएँ, अभी चूँकि चीनी मिल आपकी चल रही है और ये चीनी मिल ऐसी है जो मई तक चलती है, तो नीचे का गन्ना चीनी मिल को सप्लाई कर दें, इनको चीनी ज़्यादा मिल जाएगी और ऊपर का गन्ना अगर आप बो देंगे, तो उसका वज़न भी कम होता है ऊपर के गन्ने का। वज़न आपको कम लगेगा बीज के रूप में और ऊपर के गन्ने में जमाव बहुत अच्छा होता है और जमाव अच्छा होता है, इसके साथ-साथ में जो ऊपर की आँखें होती हैं, वो स्वस्थ होती हैं, उसमें कोई कीड़ा और कोई बीमारी का प्रकोप लगने की काफ़ी संभावना कम हो जाती है। तो ट्रेंच में बीज का चयन बहुत आवश्यक है कि नीचे का गन्ना हटा दें, खेत में भी चयन करें। जो आपका खेत सबसे अच्छा हो, वहाँ से बीज लें। अगर अक्टूबर और सितंबर में आप गन्ना बो रहे हैं, तो कोशिश करें मार्च के गन्ने का अगर बीज के रूप में प्रयोग कर रहे हैं, तो केवल मदर सूट या जो प्राइमरी टिलर हैं, उनको बीज के लिए ले लें, पूरा खेत बीज के लिए एक तरफ से ना काटें। बीज का शोधन बहुत आवश्यक है। बीज का शोधन अगर शुरुआत में नहीं करते हैं, तो आप ऐसे मान लें कि अगर बच्चा होता है और पोलियो का टीका उसको ना लगाया जाए और बाद में अगर पोलियो हो जाए, तो उसका इलाज डॉक्टर कहते हैं लाइलाज है, नहीं हो सकता है। तो अगर छोटी-सी दवाई
थायोफिनेट मिथाइल, कापारॉक्सीप्राइड या बेविस्टिन से आप ट्रीटमेंट कर देते हैं, तो बहुत सारी जो फंगस जनित बीमारियां हैं, सेट रॉटिंग से लेकर रेड रॉट तक और बिल्ट तक, उससे गन्ने को हम एक तरीके से वैक्सीनेशन शुरुआत में कर देते हैं। दवाई बहुत सस्ती है, केवल मेहनत उसमें ज़्यादा है थोड़ी-सी, इसलिए किसान भाई उसको अवॉइड करते हैं, लेकिन बाद में उससे नुकसान ज़्यादा होने की संभावना रहती है। तो मैंने यहाँ तक बताया। अब अगर 2 आँख का टुकड़ा बोना है, तो कोशिश करें, हम ये नहीं कहते हैं कि आप कर लेंगे, लेकिन कोशिश करें कि आँख साइड की तरफ हों, और अगर 1 आँख का बोते हैं, तो ऊपर की तरफ आँख रखें। गन्ने को अगर इस तरीके से बोएँगे तो जमाव जल्दी होगा। जल्दी जमाव के लिए एक चीज़ बहुत आवश्यक है, जब भी गन्ना बोएँ तो केवल 2 अंगुल मिट्टी डालें। अगर मिट्टी आपकी क्ले सॉइल है, तो थोड़ी ज़्यादा डाल सकते हैं ताकि पानी आपको जल्दी ना लगाना पड़े। लेकिन इस क्षेत्र में हमको नहीं लगता कि बहुत ज़्यादा क्ले सॉइल है, ज़्यादातर यहाँ पर सैंडी लोम सॉइल है। आप लोग बहुत भाग्यशाली हैं कि यहाँ की जो ज़मीन है और जो पानी है, वो हमको लगता है पूरे हिंदुस्तान में शायद खेती के लिए इतनी अच्छी ज़मीन, इतना अच्छा पानी और इतने मेहनतकश किसान भी कहीं नहीं होंगे। ये मैं बड़े गर्व के साथ यहाँ पर इस सभा में आपके समक्ष कह सकता हूँ। तो 2 अंगुल मिट्टी डालने से फ़ायदा होगा कि जमाव जल्दी होगा, और जो टिलस निकलेंगे, ब्यात निकलेगा, वो ब्यात पहली आँख जहाँ से निकलेगी, गन्ना घास कुल का पौधा है, जैसे घास आप लगाते हो, ज़्यादा मिट्टी डाल दो तो एक निकलती है। अगर कम मिट्टी डालते हो, देखा होगा दूब घास पूरी फैल जाती है, उससे कल्ले निकलने लगते हैं। उसी तरीके से गन्ने में अगर शुरुआत में मिट्टी कम डाली गई है, तो जमाव जल्दी होगा और साथ में टिल्डिंग जल्दी होगी। जल्दी जमाव और जल्दी टिल्डिंग का महत्व कितना है, आपको हम बताएँगे। अगर मार्च में और अप्रैल में आपकी टिल्डिंग हो जाती है, तो टिलर लगभग 80% आपके बच जाते हैं, अगर ज़्यादा टिल्डिंग आपने नहीं ली है। लेकिन अगर यही टिल्डिंग आप 15 अप्रैल के बाद और मई के महीने में कराते हैं, जैसा कि यहाँ गन्ना देरी से बोते हैं, तो उसमें से 70% टिलर तक मर जाते हैं। पूरी खाद, पानी और दवाई डालने के बाद भी उसमें मोर्टेलिटी का रेट कुछ किसान भाई ज़रूर बचा लेते होंगे उससे ज़्यादा, लेकिन जो वैज्ञानिक अध्ययन है, इतनी टिलर की मोर्टेलिटी होती है। तो जितनी जल्दी टिलरिंग होगी, उतने ज़्यादा वज़न के, उतनी ज़्यादा लंबाई के गन्ने मिलेंगे और उनके मरने की जो संख्या है, वो भी काफ़ी कम हो जाएगी। ट्रेंच में दूसरी जो सावधानी है, पानी जब भी लगाएँ, पूरे खेत में पानी ना भरें। शुरुआती दौर में मैंने बताया केवल 2 अंगुल मिट्टी डालनी है, और खेत में अगर पानी आपको लगाना है, तो पानी इतना लगाएँ कि आधी गूल आपकी भरे, पूरी गूल ना भरे, बीच में पानी ना जाने पाए। गहरी गूल का फ़ायदा है, एक फ़ायदा है कि जल्दी खरपतवार नहीं उगते हैं, और जब गहरी गूल रहती है, सब सॉइल मॉइस्चर, ज़मीन के अंदर की नमी उसको मिलती है, बार-बार पानी नहीं लगाना पड़ता है। अगर बार-बार पानी आप नहीं लगाते हैं, तो ज़मीन में जो एरेशन है, वातायन है, 50% हवा ज़रूरी होती है ज़मीन के अंदर पौधे को पनपने के लिए, तो उस वातायन काफ़ी हद तक उसमें बना रहता है। तो मेरा अनुरोध है, पानी ज़्यादा ना लगाएँ। इस क्षेत्र में एक यही कमी हम लोग देखते हैं कि पानी बहुत ज़्यादा लगाते हैं। खेत किसी का देखने भी जाओ, तो पैर रखना उसमें मुश्किल हो जाता है, इतनी पानी की आवश्यकता लगाने की फिलहाल नहीं है। बार-बार अगर आपको गुड़ाई करनी है, तो पूरे खेत पानी भर दीजिए। आपको बार-बार गुड़ाई करनी पड़ेगी, खरपतवार बढ़ जाएँगे, और जो आप खाद डालेंगे, वो आधी खाद लीच कर जाएगी और आधी नमी के साथ ऊपर उड़ जाएगी। देखिए, फ़ील्ड कैपेसिटी एक कहा गया है कि पौधा इतना पानी होना चाहिए कि पौधा पोषक तत्व ज़मीन के अंदर से ले सके। अगर पानी आप ज़्यादा भर देते हैं, तो पौधा जो खाद आप डालते हैं, उसको ले ही नहीं पाता है। तो पानी आपको कम लगाना है। ट्रेंच में ये ध्यान रखें कि टिलरिंग एक स्टेज के बाद ज़्यादा ना होने दें, लेकिन ऐसा भी ना करें कि गन्ने छोटे-छोटे हैं, तभी मिट्टी चढ़ा दें। अगर मिट्टी आप शुरुआत में चढ़ा देते हैं, तो कुछ गन्ने तो मर जाते हैं, और जो गन्ने बचते हैं, वो पतले हो जाते हैं, उनकी संभावना रहती है कि पतले हो जाते हैं। लेकिन वो कौन-सी स्टेज है जिस पर हम मिट्टी अगर चढ़ाएँ, तो गन्ने हमारे पतले ना होने पाएँ? वो स्टेज ये है, जब नीचे कम से कम 2 पोर का गन्ना बन जाए, मदर सूट में, प्राइमरी सूट में, तब आप मिट्टी चढ़ाएँ। और मिट्टी चढ़ाते समय दोबारा से पोटाश 20 किलोग्राम और उसमें 25 किलोग्राम डीएपी 1 एकड़ में डाल कर के तब मिट्टी चढ़ाएँ, ताकि जो टिलर्स बाद में बने हैं, उनको पर्याप्त पोषक तत्व प्राप्त हो सकें। ये बहुत ज़्यादा आवश्यक है। कई किसान भाई ट्रैक्टर से मिट्टी जब चढ़ाते हैं,
ट्रेंच लगा करके तो बहुत ज़्यादा मिट्टी चढ़ा देते हैं। मिट्टी आप एक बार में पूरी ना चढ़ाएँ, मिट्टी कम से कम 2 बार में चढ़ाएँ। आप लोगों का अनुभव होगा, मैं कोई अपनी तरफ से ही नहीं बता रहा हूँ, आप जानते होंगे इस बात को। लेकिन 2 बार में अगर मिट्टी चढ़ाते हैं, तो निश्चित तौर से जो कल्ले छोटे होते हैं, वो खराब नहीं होते हैं। इसी तरीके से गन्ने की बँधाई का काम, बहुत अच्छी बँधाई, मुझे लगता है पूरे हिंदुस्तान में जितना अच्छा गन्ना शामली, मुज़फ्फरनगर, सहारनपुर, मेरठ, बागपत में बँधाई की जाती है, बुलंदशहर, उतना अच्छा गन्ना कहीं नहीं बाँधा जाता है। लेकिन इसके बाँधने में भी मेरा ये कहना है आपसे कि जब भी आप गन्ने की बँधाई करें, जो कल्ले छोटे हैं, उनको पहली बँधाई में आप छोड़ दें। जब उनकी हाइट ठीक आ जाए, तभी उनको बाँधें। नहीं, ज़्यादातर देखा गया है जो कल्ले शुरुआती कल्ले बाद में बनते हैं, वो कल्ले आपके सूख जाते हैं, गन्ने की उपज आपकी कम हो जाती है। ज़्यादा गन्ने भी लेकर के बाँधना नहीं चाहिए। तो इस तरीके से मैंने ट्रेंच में जो सावधानी आपको बरतनी चाहिए ट्रेंच लगाते समय, उसके बारे में बताया है। दूसरा जो बहुत महत्वपूर्ण पहलू है, वह है रैटून मैनेजमेंट का। उस ओर हम लोगों का बहुत ध्यान नहीं रहता है, लेकिन बहुत सारे किसान भाई अभी उस पर काफ़ी काम कर रहे हैं। तो जो उनके अनुभव हैं उसको मैं साझा करूँगा। एक मशीन है, आप में से लोग जानते होंगे, जिसको हम कहते हैं रैटून मैनेजमेंट डिवाइस, आरएमडी। पिछले साल हमने इसका प्रदर्शन भी कराया था और फिर सारी जो हमारी गन्ना समितियाँ हैं, उसमें भी इसको परचेज़ कराया। ये मशीन ख़ास तौर से जो आपकी वैरायटी CO0118 है, इसमें पेड़ी की शिकायत है कि पेड़ी कम होती है। पौधे में टिल्डिंग कम होती है और पेड़ी भी बाद में कम होती है। लेकिन अगर हमारे किसान की बात आप माने, आप में से भी किसान हैं जो इस बात को जानते हैं कि अगर आरएमडी आप 118 में चला देते हैं और ट्रेंच से गन्ना आपने बो रखा है, तो 118 गन्ने की किस्म जिसकी बढ़वार बहुत अच्छी है, गन्ने का वज़न भी अच्छा है, पेड़ी गन्ने का उत्पादन बहुत अच्छा इससे लिया जा सकता है। हमारे जो किसान ब्रजबीर राठी जी हैं, उनके पास करीब 90 बीघे केवल 118 गन्ने की किस्म है और पेड़ी गन्ना बहुत अच्छा लगा है। मैं उसकी अगर कटिंग कराऊँगा तो ज़रूर उसका रिज़ल्ट भी शेयर करूँगा। मुझे लगता है 80-90 कुंटल का जो बीघा है, इतनी उपज उनको प्राप्त हो रही है उस वैरायटी से। वर्तमान में जो हमारे पास गन्ने की किस्म है, 238 में बहुत ज़्यादा पूरब में अगर देखा जाए तो रेड राट का प्रकोप हुआ और 238 गन्ने को वहाँ किसानों ने धीरे-धीरे खत्म कर दिया। अगर आप बात करें सेंट्रल यूपी की, लखीमपुर भी एक ऐसा जिला है जो बहुत गन्ने का बड़ा जिला है। एक तरीके से देखा जाए मुज़फ्फरनगर से भी ज़्यादा गन्ना लखीमपुर जिले में होता है, चूँकि उसका भौगोलिक क्षेत्रफल ज़्यादा है। वैसे उपज आपकी ज़्यादा है, लेकिन उसका क्षेत्रफल ज़्यादा है, इसलिए गन्ने की सप्लाई ज़्यादा होती है। वहाँ पर भी किसानों ने 238 को पूरी तरीके से बदल दिया। अब बात आती है कि कौन-सी वैरायटी लगाई जाए। एक तो आपके पास 118 गन्ने की किस्म है, इसको सावधानी के साथ आप लगा सकते हैं। मैंने बताया कि बुआई के समय केवल 2 अंगुल मिट्टी डालें, पेंडी गन्ने में आरएमडी चलाएँ और आप अच्छी टिल्डिंग इससे ले सकते हैं, ज़्यादा पानी ना लगाएँ। लेकिन फिर भी ये वैरायटी भी उतनी ही पुरानी हो चुकी है, जितनी 238 पुरानी है। इसमें भी वही रोग अभी खाई खेड़ी चीनी मिल क्षेत्र हम देख कर के ताजपुर गाँव देख कर के आए हैं, तो वहाँ पर रूट स्टॉक बोरर आपके क्षेत्र में भी लगा था। इस वैरायटी में रूट स्टॉक बोरर आ रहा है और रूट स्टॉक बोरर 238 में भी आ रहा है, इसमें आ रहा है, 15-023 में भी आया था। जिस वैरायटी का रूट सिस्टम थोड़ा-सा अभी वीक है, उसमें रूट स्टॉक बोरर आ रहा है और किसके साथ आ रहा है? बिल्ट और रेड रॉट के साथ में। जब जड़ और तने का जो क्यूटिकल है, वो डैमेज होता है फंगस से, तब रूट स्टॉक बोरर उस वैरायटी को बहुत जल्दी प्रभावित करता है। तो बहुत दिन तक ये वैरायटी भी नहीं चलेगी। इसलिए मेरा आप सभी से अनुरोध है कि हम आपको अभी फ़िलहाल 2 वैरायटी बता रहे हैं, जिनका थोड़ा-थोड़ा बीज आप ज़रूर लगाएँ। एक वैरायटी है COLK 16202 जो भारतीय गन्ना अनुसंधान संस्थान लखनऊ ने विकसित की है। शीघ्र प्रजाति का गन्ना है। अगर 238 से कंपैरिज़न करें, तो हम ज़रूर कहेंगे कि उसके बराबर इसकी उपज नहीं होगी, लेकिन लागत उससे काफ़ी कम इस वैरायटी की है और अगर देखें, तो जंगली जानवरों से इसका काफ़ी कम नुकसान है। टिल्डरिंग 118 में नहीं होती है, लेकिन ये एक ऐसी वैरायटी है 16202 जिसकी टिल्डिंग बहुत ज़्यादा होती है। आप कुछ भी ना करें, तब भी इसकी टिल्डिंग अपने आप बहुत होती है। टिलर्स आपको इसमें रोकने का प्रयास करना पड़ता है,
टिलर्स निकालने का प्रयास नहीं करना पड़ता है, उसके लिए फर्टिलाइज़र डालने की आवश्यकता नहीं, बल्कि टिलर्स को कम करने की आवश्यकता रहती है। अगर आप इसको 60 सेंटीमीटर की दूरी पर बो देते हैं, तो गन्ना पतला हो सकता है, इतना पतला। और अगर मोटाई लेनी है और ट्रेंच में आप गन्ना बोते हैं, तो इतना मोटा भी गन्ना इसी वैरायटी का 16-202 का हो सकता है। तो मेरा इस वैरायटी को लेकर के केवल इतना कहना है, जब भी लगाएँ, तो इस वैरायटी को ट्रेंच में लगाएँ, बहुत अच्छा परफ़ॉर्म करेगी, इसकी मोटाई अच्छी होगी। काँटे नहीं हैं, अगोला आखिरी तक रहता है और गन्ने में ना तो पोका वहीं आ रहा है, ना इसमें रेड रॉट है, ना विल्ट है, लागत आपकी काफ़ी कम है इस वैरायटी की। दूसरी वैरायटी है 18-231 जो उत्तर प्रदेश गन्ना शोध परिषद शाहजहाँपुर से विकसित की गई है। ये वैरायटी अगर हम कंपेयर करते हैं तो 16-202 से थोड़ी-सी मोटी वैरायटी है और अगर पत्तियों की बात करें, तो बहुत हरा गन्ना है। चारे के लिए अगर देखा जाए, तो आपके क्षेत्र में चूँकि यहाँ पर भैंस और गाय का पालन किया जाता है, चारे की आज भी आवश्यकता रहती है, तो ये वैरायटी उस काम के लिए भी बहुत अच्छी है। इस वैरायटी की एक बहुत ख़ास बात हमने देखी है कि अगर इसको लगाते हैं, तो टिलर्स की मोटाई लगभग बराबर रहती है। बड़ी यूनिफ़ॉर्मिटी है और गन्ना इतना हार्ड है कि जल्दी लॉजिंग इस वैरायटी की नहीं होती है, तो इसको भी आप लगा सकते हैं। गन्ना शोध परिषद से बीज जो गन्ना शोध केंद्र है वहाँ से भी आप ले सकते हैं, चीनी मिल उपलब्ध कराएगी और यहाँ भी लगा हुआ है वहाँ से ले सकते हैं। अभी जो आपका जल प्लावित क्षेत्र है, उन क्षेत्रों के लिए मैं डॉक्टर साहब यहाँ बैठे हैं और वैज्ञानिकों से भी मैं चाहूँगा कि एक बार आप लोग 15-466 और 15-233 ठीक है? ये 2 वैरायटी और 17-018 एंड 18-022 इनका एनालिसिस आप करा लीजिए और ये वैरायटी भी जो जल प्लावित क्षेत्र हैं, इनमें बहुत अच्छा परफ़ॉर्म कर रही है। रिकवरी भी इन वैरायटी की कंपैरेबली अगर इसको थोड़ा 10 महीने से ज़्यादा पर काटेंगे, तो निश्चित तौर से इसकी रिकवरी भी अच्छी आ रही है। तो ऐसे क्षेत्र जहाँ पर पानी भरने से गन्ना खराब हो जाता है, जैसे हम जब मुज़फ्फरनगर दिल्ही रोड पे जाते हैं, तो आपका काफ़ी गन्ना इस बार सूख गया था। तो उन क्षेत्रों में ज़रूर इस वैरायटी का बीज किसान भाइयों को निश्चित तौर से अगर दिया जाता है, तो उन्हें जो नुकसान होता है बाढ़ से या अतिवृष्टि से, तो उससे हम लोग बचा पाएँगे। आप लोगों ने इतने धैर्य से मुझे सुना, इसके लिए आप सभी को बहुत-बहुत धन्यवाद।